गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे गोलीय सतह से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन इसका एग्जाम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्फेरिकल मिरर के लिए स्फेयर बना। ये मान लो कि कोई स्फेयर है जिसका हिस्सा मुझे यूज लेना, तो बाकी वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं। यहां से कोई इसके मुख्य अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये अपन मुख्य अक्ष बना लेते हैं। अब अपने को इस पूरे डेरिवेशन में क्या क्या चीजें माननी है वो मैं यहां लिख देता हूं। तो सबसे पहली चीज जो अपने को माननी है कि जितने भी वस्तु लें, तो जो ऑब्जेक्ट होगा, जो मेरी वस्तु है, तो अपने को इस डायग्राम में जो चीजें एज्यूम करनी है, वो चीजें एज्यूम ये करनी है कि आपकी जो इमेज और ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, वो होगा बिंदुवत। दूसरी चीज, जितने भी कोण लेने हैं, एंगल्स लेने हैं, वो बहुत छोटे लेने हैं। तीसरी चीज, जो ये द्वारक लेंगे, वो बहुत पतला लेंगे। ये तीन चीजें अपन ने एज्यूम करके चल रहे। तो यहां पे कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो बिंदु O पर है, यहां से कोई इंसिडेंट रेज स्ट्राइक होगी, किसी बिंदु M पर, इसका द्वारक है AB। अब यहां पे जब आपतित किरण आई, ये ग्लास का बना हुआ है, तो जिस ओर से आपतित किरण आएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। ये मान लो कि ये विरल माध्यम है, और जिसकी तरफ रेज जाएगी वो होगा दूसरा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये मीडियम है सघन, डेंसर। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पे अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो अपने को पता है स्फेरिकल जो सरफेस है उसके ऊपर नॉर्मल हमेशा उसकी रेडियस के अलावा होता है। तो यहाँ पे अपन एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। ये लो रेडियस, ये पॉइंट होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अभिलंब की ओर जानी चाहिए थी ऐसे, पर अब ऐसे चली जाएगी, तो यहां पे बनेगी इमेज। अपन ने पढ़ा है इमेज के लिए दो लाइंस की जरूरत पड़ेगी। एक लाइंस तो रेज ऐसे आ गई, दो रेज की जरूरत पड़ेगी। एक रेज तो ऐसे आ गई, दूसरी रेज इस मुख्य अक्ष के ऊपर ये वाली आ रही। ये दोनों रेज यहां पे मिल रही है, तो यहां पे बनेगी इमेज। इसका ये वाला जो मिडिल में जो पार्ट होगा वो होगा पोल। और अपन ने क्या माना है कि द्वारक बहुत पतला है, तो अपन मान लेते हैं कि इसके जस्ट नीचे ही है पे पोल मान लेते हैं। बाकी आपने मोस्टली डायग्राम में यहाँ पोल लिखते हुए देखा होगा। अब द्वारक पतला है तो अपन यहाँ पे पोल मान लेते, ताकि यहाँ पे ट्रायंगल लेने में बहुत आसानी होगी। तो ये अपना हो गया पोल। जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो पोल से मापी जाती है। तो पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी
इसको अपन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है इसको आर से डिनोट करते हैं। पोल से जो इमेज की दूरी होगी उसको वी से डिनोट करते हैं। डायग्राम का पोर्शन तो पूरा हुआ। अब अपन यहाँ पे ट्रायंगल्स लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे ट्रायंगल्स की बात करने के साथ साथ एंगल्स की बात भी कर लेते हैं। तो ये मेरा नॉर्मल था। नॉर्मल के साथ यदि इंसिडेंट रेज आती है तो वो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर। ये जो एंगल होगा वो एंगल होगा अल्फा। ये जो एंगल होगा वो एंगल होगा बीटा। और ये वो एंगल है गामा। अपन मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को एंगल लेना है ओ एम पी में या ओ पी एम से। तो यहां पे अपने को tan थीटा लेना है। तो त्रिभुज OPM से तो डायग्राम में देख सकते हो OPM से इस ट्रायंगल में tan अल्फा हो जाएगा। tan अल्फा के सामने वाली भुजा ये क्या होगी परपेंडिकुलर लंब बटे आधार ये बेस है। तो MP बट्टा OP अपन ने क्या माना है एंगल बहुत छोटे माने। तो चूंकि कोण बहुत छोटा हो तो tan अल्फा होगा वो लगभग इक्वल टू अल्फा होगा। तो इस वाले केस में अल्फा बराबर MP बट्टे OP इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार त्रिभुज बीटा के लिए MPI से तो tan बीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो MP बट्टा PI चूंकि कोण बहुत छोटे हैं कोण बहुत छोटा हो तो इस वाले केस में tan बीटा को लगभग बीटा मान सकते हैं। तो tan बीटा लगभग इक्वल हो जाएगा बीटा। तो इस वाले केस में बीटा बराबर हो जाएगा MP बट्टी PI इक्वेशन नंबर 2। यहां से अपन तीसरा एंगल गामा के लिए भी ले लेते हैं। तो त्रिभुज कौन सा MPC से तो यहां से tan गामा हो जाएगा MP बटा PC। tan गामा बराबर MP बटा PC। चूंकि एंगल बहुत छोटा है तो tan गामा को लगभग इक्वल टू गामा मान सकते हैं। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा MP बट्टा PC इक्वेशन नंबर 3। अब अपने को क्या लेना है अब अपने को ये जो बहिष्कोण आई है वो दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से देखिए वी नो दैट हम जानते हैं कि बहिष्कोण कौन सा बाहर वाला कोण एंगल I दोनों अंतःकोण कौन कौन से अल्फा और गामा अल्फा प्लस गामा के योग के बराबर होता है। तो यहां से
आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार ट्रायंगल कौन कौन सा, ये जो ट्रायंगल लिया कौन सा ट्रायंगल लिया था, एम ओ सी में, यहां लिख लो त्रिभुज एम ओ सी से। इसी प्रकार अब ट्रायंगल लेंगे त्रिभुज एम आई पी से, तो त्रिभुज एम आई पी से बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण होगा, बहिष्कोण मतलब इस ट्रायंगल में कौन सा, एम आई सी से। तो इसी प्रकार अब देखिए, इसी प्रकार त्रिभुज एम आई सी से, तो इस ट्रायंगल में देखो बहिष्कोण कौन सा है, आर, अंतःकोण कौन से, बहिष्कोण कौन सा है, गामा, अंतःकोण कौन से, आर प्लस बीटा। तो बहिष्कोण कौन सा है, ये वाला गामा, दोनों अंतःकोण कौन कौन से, आर प्लस बीटा के योग के बराबर होता है। तो यहां से ये जो एंगल मिलेगा गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, तो अपने को तो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग आई और आर चाहिए, तो यहां से आर मिल जाएगा, आर बराबर बीटा को इधर ले जाओ तो गामा माइनस बीटा, इसका दे दो समीकरण नंबर 5। अब लगा लो स्नेल का नियम, तो देखिए स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल का नियम बोलता है साइन आई बट्टे साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर। तो अपन ने सबसे पहले जो एजम्पशन मानी वो क्या मानी, कोण बहुत छोटे हो तो जो एंगल्स है क्या है, बहुत छोटे, तो यहां से हो जाएगा म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। इस इक्वेशन में अपन समीकरण 4 और 5 से वैल्यू रख देते हैं, तो समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर तो यहां से हो जाएगा म्यू 1 आई की जगह क्या वैल्यू है, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू 2, आर की जगह वैल्यू क्या है, गामा माइनस बीटा। इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, तो देखो म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 1 गामा इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 2 बीटा। अब गामा गामा वाली टर्म्स एक तरफ कर दो, बाकी वाले टर्म्स दूसरी तरफ ले आओ। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, म्यू 1 अल्फा प्लस म्यू 2 बीटा इज इक्वल टू, गामा को उधर ले जाओ तो म्यू 2 गामा प्लस ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस म्यू 1 गामा। तो म्यू 1 अल्फा एक टर्म्स और लिख लेता हूं, प्लस म्यू 2 बीटा, यहां पे गामा कॉमन आ जाएगा तो गामा कोष्टक म्यू 2 माइनस म्यू 1। अब यहां से अल्फा बीटा और गामा के मान रखने पर समीकरण 1 2 3 से, तो समीकरण 1 2 व 3 से अल्फा कॉमा
बीटा कॉमा गामा के मान रखने पर तो जैसे वैल्यू पुट करोगे तो देखो समीकरण 1 2 3 से अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और ये गामा की वैल्यू। तो यहां से μ1 अल्फा क्या है, अल्फा है एमपी बट्टे ओपी, एमपी बट्टे ओपी प्लस म्यू टू की वैल्यू क्या है, एमपी बट्टे पीआई, एमपी बट्टे पीआई इज इक्वल टू गामा की वैल्यू क्या है, गामा की वैल्यू एमपी बट्टे पीसी, एमपी बट्टे पीसी और ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। यहां से देखिए एमपी से एमपी कैंसिल आउट, तो μ1 अपॉन ओपी इज इक्वल टू प्लस μ2 अपॉन पीआई इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन पीसी। अब यहां से आपको चिन्ह परिपाटी लगानी है। क्या लगानी है, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी से ये वाला मैं एक बार हटा देता हूं, आप अच्छे से जॉट डाउन कर लो स्क्रीन पॉज करके। तो अब देखिए चिन्ह परिपाटी से x वाला इक्वेशन, तो यहां से जब चिन्ह परिपाटी से, तो यहां लिख लेते हैं अपन चिन्ह परिपाटी से OP होगी, OP बराबर O से P, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं U से, लेकिन रेज कैसे जा रही है इस तरफ और दूरियां मापी जाती है पोल से विपरीत इस तरफ, तो ये वाली दूरी हो जाएगी माइनस की U, ठीक है। दूसरी वाली कौन सी, P से I मतलब इमेज की डिस्टेंस और रेज भी ऐसे जा रही है, दूरी भी पोल से मापी जाएगी, तो ये वाली हो जाएगी प्लस की V। तीसरी वाली दूरी PC, तो P से C की दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये दूरी क्या है R, रेडियस के बराबर, और ये भी दूरी कैसे मापी जाएगी, धनात्मक, क्योंकि पोल से जो इसकी तरफ दूरी है वो सारी क्या है धनात्मक, मान रख दो। तो μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ये अपना एक फॉर्मूला बन गया। अब यहां से देखिए यदि ये वाला इतना पतला होता कि अपन इसको स्ट्रेट लाइन ट्रीट करते, इसको एपर्चर को, इस द्वार को स्ट्रेट लाइन ट्रीट करता, यदि मैं स्ट्रेट लाइन ट्रीट करता तो ये वाला फॉर्मूला में रेडियस क्या होती, इनफाइनाइट, क्या होती इनफाइनाइट। तो अपन एक बार मान लेते हैं यदि ये वाला बहुत ज्यादा पतला होता तो जस्ट लाइक एक प्लेन मिरर की तरह काम करता, तो इस वाले केस में इसकी जो रेडियस होगी वो लगभग कैसी होती है इनफाइनाइट। तो यहां से 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाता 0। तो इस समीकरण में जब वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन V इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको उस तरफ भेज दो, μ2 अपॉन V इज इक्वल टू μ1 अपॉन U, तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू V अपॉन U। ये फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का अनुपात V अपॉन U के बराबर। ये कब यूज लोगे, जब R क्या हो इनफाइनाइट। तो यहां तक तो अपना आरबीएससी का पोर्शन पूरा हुआ। अब अपन इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आरबीएससी का पोर्शन नहीं है लेकिन अच्छे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे फर्स्ट फोकस की। तो देखिए सबसे पहले अपन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्फेरिकल सरफेस हो गया, इसका एक पार्ट, ये हो गया इसकी मुख्य अक्ष। अपनी हेडिंग है फर्स्ट फोकस। मीन्स जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो मुख्य फोकस पे रखा गया है। तो
ऑब्जेक्ट कहाँ हो, मुख्य फोकस पे एफ पे रखा गया हो, तो यहां से भी इंसिडेंट रेज स्ट्राइक होगी वो इस मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाएगी। तो यहां से u क्या मिला, u मिला मुझे f, v क्या मिलेगा, v मिलेगा इनफाइनाइट, और r होगा वो मेरा r ही होगा। देखिए एक चीज और, अपन ने इससे पहले एक फॉर्मूला ड्रॉ किया था, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे तब चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर यदि आप वैल्यू पुट कर रहे हो, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक अक्स, तब चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना पड़ेगा, चिन्ह के साथ वैल्यू पुट करनी। यहां अपन फॉर्मूले से फॉर्मूला डिराइव करें, इसलिए आप बोलोगे कि यहां से पोल से ये वाली दूरी पीछे की तरफ f की जगह माइनस एफ रखना है, नहीं, f की जगह अपने को f ही रखना है। अब अपना फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहां से वैल्यू पुट कर लेते हैं, μ2 अपॉन v की जगह क्या है इनफाइनाइट, माइनस μ1 अपॉन u की जगह क्या होगा, u की जगह क्या होगा f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहां से मिल जाएगा माइनस μ1 अपॉन f, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अपनी हेडिंग क्या थी, फर्स्ट फोकस, मतलब ये f1 या f1 लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां से f1 की वैल्यू क्या मिलेगी, f1 इज इक्वल टू माइनस μ1 इंटू r अपॉन μ2 माइनस μ1। ये अपने को एक फॉर्मूला मिल गया। इसी प्रकार अपन बात करते हैं सेकंड फोकस की, ठीक है। तो देखिए सेकंड फोकस की बात करें तो वही स्पेयर एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्पेयर का एक कटा हुआ हिस्सा, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो सेकंड फोकस मतलब इसके दूसरे फोकस पर इमेज बननी चाहिए। सेकंड फोकस का मतलब दूसरे फोकस पे इमेज बने। तो इमेज यदि एफ पे बनानी है तो जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलल आएगी। तो लाइट रेज इस मुख्य अक्ष के क्या आएगी, पैरेलल, और यहां से स्ट्राइक करने के बाद इस मुख्य फोकस से निकल जाएगी। तो यहां से जो इमेज बनेगी वो F2 पे बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, मुख्य फोकस, सेकंड फोकस का मतलब ये F2 लिख लेता हूं। तो यहां से जो U होगा इनफाइनाइट, V होगा मेरा F2, और R तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रही है। वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो देखो μ2 अपॉन v की जगह क्या है F2, माइनस μ1 अपॉन u की जगह क्या है इनफाइनाइट, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो यहां से μ2 अपॉन F2 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो F2 क्या हो जाएगा, यहां से F2 हो जाएगा μ2 इंटू r बट्टी μ2 माइनस μ1। तो यहां से आपको यदि ये पूछा जाए फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का रेशियो, तो देखो F1 अपॉन F2 का यदि रेशियो पूछ ले तो यहां से अपॉन में यदि F2 का भाग दोगे तो अपॉन वाली दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। ये रहेगा ऊपर माइनस μ1, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और बट्टे μ2। तो ये फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस का रेशियो मिल जाएगा अपने को। देखो
जब भी फॉर्मूले से फॉर्मूला डेराइव करते हो तो चिन्ह परिपाटी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन दी वैल्यू पुट करो या नया फॉर्मूला जनरेट करो तब आपको चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना जरूरी है। अपन इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। वो स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसके फ्रंट में 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जो एयर में है, और जो स्पेयर है जो ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स 3/2 है। तो आपको इमेज बतानी है और इमेज की पोजीशन बतानी है। यदि रेज यहां से स्ट्राइक होती होगी और इस तरफ जाती होगी तो ये वाला जहां से रेज आती है वो वाला होगा μ1, तो एयर है तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 1, और ये वाला हो जाएगा μ2 कि जिसकी तरफ डायरेक्शन राइट रेज जाए वो हो जाएगा μ2। ये अपने को रेज से पता चलेगा, डायरेक्ट रटना नहीं है कि μ1 और μ2, ये चेंज हो सकते हैं। जिस तरफ जहां से रेज स्टार्ट होती है वो μ1, जिस तरफ जाती है वो μ2। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ये r हो गया। अब अपन यहां से देखिए वैल्यू, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अपना ये था कि μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। मैंने पहले भी कहा था जब भी फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो न्यूमेरिक तब चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है। तो देखो μ2 अपॉन v तो मुझे फाइंड करना है, माइनस μ1 अपॉन u। देखो लाइट रेज इस तरफ जा रही है और दूरियां हमेशा पोल से मापी जाती थी। ये क्या है? पीछे की तरफ, तो 15 की जगह क्या आएगा? माइनस का 15। ध्यान रखना इस बात का। μ2 यहाँ पे μ1 और μ2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो μ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 3/2। μ ऑफ 1 की वैल्यू 1, μ2 3/2 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू, r क्या है? यहां से पीछे की तरफ होगी स्फेयर की रेडियस, पीछे की दूरियां सारी क्या है? धनात्मक लाइट रेज की डायरेक्शन में, तो हो जाएगा प्लस का 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 3/2v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1/2, तो 1/16। 1/15 को इस तरफ ले जाओ तो यहां से हो जाएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/15। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60, तो 3/2v इज इक्वल टू 1 माइनस 4, तो 3/2v इज इक्वल टू माइनस 3/60। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 30 बार, तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 30, तो v मिल जाएगा माइनस का 30। तो माइनस का 30 का क्या मतलब हुआ? माइनस के 30 का मतलब हुआ जो माइनस का मतलब देखो जहां से रेज आ रही है और रेज कैसे जाएगी? इस तरफ। माइनस का मतलब यहां से दूरियां कहां मापें? पीछे की तरफ तो दूरियां माइनस होगी, तो माइनस का मतलब जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ बनेगी 1, ठीक है। और माइनस का मतलब कैसी बनेगी? इमेजनरी। कैसी बनेगी? इमेजनरी, क्योंकि आगे यदि मीट होती रियल में तो रियल होती, लेकिन ये पीछे इमेजनरी बनेगी तभी ये माइनस है। तो माइनस का मतलब कैसी होगी? एक तो पीछे बनेगी और इमेजनरी काल्पनिक बनेगी। ये दो चीजें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ये कोई स्फेरिकल सरफेस है जो ग्लास का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। जो वस्तु रखी गई है, वस्तु इससे 5 सेंटीमीटर पीछे की तरफ रखी गई है, जैसा कि डायग्राम में है। इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के दे रखे हैं। तो यहां से सबसे पहले देखो, यदि ऑब्जेक्ट यहां से, तो रेज कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, स्ट्राइक होकर इस तरफ आएगी। तो अपने को तो फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला मेरा ये होता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो यहां से सबसे पहले तो अपन वैल्यू देखते हैं। यहां से जो u क्या होगा? रेज कैसे आ रही? ऐसे
डिस्टेंस मापी जाती है पोल से, तो u कैसा होगा, रेज के विपरीत है तो u हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। r देखो रेज कैसे आ रही इस तरफ, और दूरियां कैसे मापी जाती पोल से, तो r हो जाएगी -20। यहाँ पे μ1 और μ2, तो देखो μ1 जिस डायरेक्शन से रेज जाती है वो वाला होता है μ1, तो μ1 हो जाएगा 3/2 और μ2 हो जाएगा 1। अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला मेरा ये है, मैं लिखूंगा नहीं इस बार, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। μ2 का मतलब 1 अपॉन μ2 अपॉन v मुझे फाइंड करना है, माइनस μ1 3/2 अपॉन u मतलब -5 इज इक्वल टू μ2 1 माइनस μ1 3/2 अपॉन r -20। तो यहां से 1 अपॉन v माइनस माइनस प्लस 3/10 इज इक्वल टू, ये -1/2 और ये माइनस नीचे तो प्लस 1/40। सॉल्व कर लेते, तो 1/v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 3/10। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, 1 टाइम 4 इंटू 3 12, तो 1/v इज इक्वल टू -11/40। तो यहां से जो v मिला, v क्या मिला, v इज इक्वल टू -40/11, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 3 से समथिंग। तो जो इमेज माइनस का मतलब क्या, यदि दूरियां इस तरफ है, यहां से रेज जा रही है और आगे जा रही है, तो आगे की दूरियां धनात्मक होगी, पीछे की दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। माइनस का मतलब क्या बनेगी, इमेजनरी, और ये 3 के लगभग है तो मतलब यहां पे इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट के आगे और लेंस के पास, स्फेयर के पास, इस गोले के पास, और माइनस का मतलब स्फेयर में क्या होता है, माइनस का मतलब बनेगी काल्पनिक, क्योंकि आगे जाती रेज और इस तरफ मिलती तो पॉजिटिव लेते दूरियां तो होती रियल, ये होगी काल्पनिक। और लेकिन मिरर में ध्यान रखना, मिरर में देखो लाइट रेज ऐसे आती है, स्ट्राइक होके पीछे जाती है और पीछे जाएगी वो रियल में मिलती है, तो वहां पे माइनस का मतलब मिरर में रियल इमेज होती है, ये इस बात का ध्यान रखना इसमें मिरर वाले केस में। लेकिन इस वाले केस में माइनस का मतलब लेंस, और स्फेयर के केस में माइनस का मतलब काल्पनिक होता है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें कि स्फेयर है, इसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके आगे 40 सेंटीमीटर दूरी पर, अपवर्तनांक दोनों के साइड के दे रखे हैं, और आपको इमेज की पोजीशन और इमेज कितनी दूरी पे बनेगी वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अपन एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू देख लेते हैं। तो u क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो रेज ऐसे जाएगी, जब रेज ऐसे जाएगी तो u हो जाएगा मेरा, दूरियां पीछे की तरफ है, रेज आगे जा रही, तो u हो गया -40। r हो जाएगी, ये रेज ऐसे जाएगी और दूरी पोल से पीछे की तरफ मापी जाएगी, तो r हो जाएगी प्लस की 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे μ1 कौन सा होगा, जिस तरफ रेज जिस मीडियम से जाना स्टार्ट हुई उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है, तो μ1 हो जाएगा 1, और μ2 हो जाएगा 3/2। ये 4 वैल्यू मुझे मिल गई। ध्यान रखना है फॉर्मूले में जब भी न्यूमेरिक वैल्यू पुट करो तो चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना। तो यहां से वैल्यू फॉर्मूला क्या है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो μ2 की वैल्यू क्या है 3/2, तो 3/2 अपॉन v मुझे फाइंड करना, माइनस μ1 क्या है 1 अपॉन u क्या है, u की वैल्यू क्या है -40, तो ये माइनस का 40 इज इक्वल टू μ2 की वैल्यू 3/2
-1 इज इक्वल अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 10। सॉल्व कर लेते हैं तो 3/2v माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 40 इज इक्वल टू, ये क्या रहा 1/20, 1/2, 2 नीचे है 20, तो यहाँ से 3/2v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40, तो 3/2v इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा 40, यहाँ पे रहेगा ये 2 का 2 टाइम्स माइनस 1 टाइम, तो 3/2v इज इक्वल टू 1/40, 2 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ से 1/v इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हुई, v की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे v क्या आया पॉजिटिव, v क्या आया पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये जो रेज की इस डायरेक्शन में बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और इस स्क्वायर के पीछे की तरफ बनेगी, तो ये जो स्क्वायर है इसके कहां बनेगी, पीछे की तरफ, और इमेज बनेगी रियल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है जो ह्यूमन आई से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, बाहर वाला मीडियम एयर है, जो ग्लास है इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो यहां से सबसे पहले अपन uv और r के लिए देखते हैं, तो v तो मुझे फाइंड करना है, उसकी पोजीशन फाइंड करनी। तो देखिए सबसे पहले यदि ऑब्जेक्ट यहाँ है और रेज इस तरफ जाएगी, तो जितनी दूरियां ऑब्जेक्ट से, और दूरियां कहां से मापी जाती, पोल से, और रेज कैसे जा रही इस तरफ आगे, तो ये दूरी तो पीछे रहेगी, तो ऑब्जेक्ट की दूरी u होगी, वो हो जाएगी -4 सेंटीमीटर। रेडियस कोई पोल से पीछे की तरफ मापी जाएगी, तो पीछे की दूरियां क्या होती है माइनस, तो -10 सेंटीमीटर। जहां से रेज जाती है वो वाला मीडियम होता है μ1, जिस तरफ जाती है वो होता है μ2। μ1 क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा 3/2 और μ2 हो जाएगा 1। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखो μ2/v, तो μ2 मतलब एक बार लिख लेता हूं -μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 क्या है 1/v माइनस μ1 की वैल्यू क्या है 3/2 अपॉन u की वैल्यू -4 इज इक्वल टू μ2 1 माइनस 3/2 अपॉन r की वैल्यू -10। तो 1/v माइनस माइनस प्लस 3/8 इज इक्वल टू -½ और ये माइनस तो प्लस का 1/20। एलसीएम ले लो, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1 अपॉन -3/8। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 40, 2 टाइम्स माइनस ये 5 टाइम 5 × 3 15, तो ये वैल्यू आएगी -13/40। तो यहाँ से v की जो वैल्यू मिलेगी मुझे, v मिल जाएगा -40/13, 13×3 = 39, तो v अप्रोक्सीमेटली -3 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट जब 4 सेंटीमीटर नीचे था, माइनस का मतलब इमेजनरी, और इसी तरफ पोल के नीचे की तरफ मिलेगी, क्यों रेज कहां जा रही ऊपर, और माइनस मतलब पीछे वाली दूरियां। तो ऑब्जेक्ट यदि यहां था तो इमेज बनेगी इससे भी थोड़ी सी ऊपर, यहाँ पे बनेगी लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास। ये फिनोमिना होता है आप जब किसी पॉट में मछलियां रखते हो, और मछली एक्चुअली पोजीशन इसकी 4 सेंटीमीटर है, लेकिन आप जब बाहर से देखते हो ये आई है, तो आपकी मछली थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है। ऐसे एक्वेरियम में जब आप मछली रखते हो तो वो मछली थोड़ी सी ऊपर दिखाई देने का कारण भी यही है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उसकी नीचे होती है। थैंक यू गाइस।